हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। क्या इस चैप्टर के अंदर है, नोट्स को हम देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, एक ही वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास मतलब आप समझते हो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर। तो चैप्टर पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करेंगे। बस सिर्फ मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ मैं आपके। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहली बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स होते क्या है? तो रेशनल नंबर्स को समझने के लिए कि भाई रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। आपको पता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स के साथ में जो क्यू की कंडीशन होती है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, तो सर रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। और इस क्यू की भैया एक कंडीशन होती है, जो क्यू जो होता है ना वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ये ध्यान रखना है अपने को, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। पी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा पी क्या सर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जीरो, लेकिन क्यू नहीं होगा। जीरो के नीचे मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या 0/1 सर रेशनल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ। जब भी तो हम कहते हैं कि सर जीरो क्या रेशनल नंबर है, आप कहते हो जीरो रेशनल नंबर है, बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, वही अगर मैं बोलूँ 7/0, क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहोगे सही सर, ये तो रेशनल नंबर क्या है, कोई नंबर ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड नंबर है। ये नॉट डिफाइंड नंबर है बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है बात? इसलिए रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है। रेशनल नंबर की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाई ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है, और वहाँ पर क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, और पी एंड क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? अब नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर 3/4 क्या रेशनल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ सर, 3/4 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिख रखे 1/2, 4/3, 5/7। क्या 1 रेशनल नंबर है? आप कहोगे जी हाँ सर, 1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट क्या होता है भाई? 1 होता है। क्या 99 रेशनल नंबर है? जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 99 के नीचे डिफॉल्ट 1 होता है। हालांकि हम लिखते नहीं है, लेकिन 99 ही लिखते हैं, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसलिए वो रेशनल नंबर है। क्लियर है बात? चलो नेचुरल नंबर्स की बात करें। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो नेचुरल नंबर का अगर हम सेट बनाना चाहे तो भाई क्या सेट बनाएंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और इस तरीके से चलते जाएंगे, और ये इन्फिनिटी तक चलेंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग विथ 1 होते हैं। होल नंबर्स की वहीं बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे चलते जाते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट आ सकती है। क्या आ सकती है सर? स्टेटमेंट में आपको बता देता हूं। आ सकती है स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। एक स्टेटमेंट तो ये आएगी, और एक स्टेटमेंट आएगी ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बताओ भैया कौन सी राइट है? तो देखो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं क्या? तो भैया सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। लेकिन क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? आप कहोगे नहीं सर, ऑल होल नंबर्स में जीरो भी आ रहा है, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। क्लियर है? इसी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी है। चलिए अब इंटीजर्स को समझते हैं भाई। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं भैया पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखिए होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर्स भी एक तरह से पॉजिटिव ही है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव को ऐड कर देते हैं हम। होल नंबर्स तो है ही, लेकिन होल नंबर के साथ में हम किसको ऐड कर देते हैं? नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। तो नेगेटिव आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड
इंटीजर्स। तो देखिए मैंने एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई रेशनल नंबर्स तो ये वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 to 8। ऐसे ही होल नंबर्स के अंदर 0 इंक्लूड हो जाएगा और 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी चलते रहेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम समझे तो होल नंबर्स में अगर हम देखें कि होल नंबर्स पे हम क्या करवा रहे हैं, एक तरह से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल होल नंबर्स के ऊपर हम एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इनको हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, एक तरह से परफॉर्म करवाएंगे और परफॉर्म करा के देखेंगे कि भैया क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये आपको बताती है कि जो होल नंबर्स पे आप अगर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो तो रिजल्ट आपको होल नंबर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको रिजल्ट होल नंबर मिल रहा है जब तो वो क्या है, एक तरह से क्लोज्ड है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्लोज्ड नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, आप इस टेबल को देखो, इस टेबल में आप होल नंबर्स देख रहे हो, तो होल नंबर्स पे अगर आप एडिशन परफॉर्म करवाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एडिशन परफॉर्म करवाया है, 6 और 0, ये दोनों के दोनों हमारे होल नंबर्स है। तो इन दोनों में जब एडिशन परफॉर्म करवाया तो हमारा 6 आया, और 6 हमारा क्या है भैया, 6 हमारा होल नंबर है। तो ये एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्लोज होती है, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है हमारी एडिशन के अंदर होल नंबर्स के ऊपर। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में देखो मैंने एक वैल्यू 8 ली है और एक वैल्यू 10 ली है, दोनों की दोनों होल नंबर है। लेकिन जब इनका एडिशन में परफॉर्म कराऊंगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराऊंगा, तो हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। और -2 मतलब क्या होता है, नॉट क्लोज, क्योंकि -2 हमारा होल नंबर थोड़ी ना होता है। जब दो होल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं तो रिजल्ट तो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा है, होल नंबर तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है, नॉट क्लोज्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम एक होल नंबर लेते, दो होल नंबर लेते, दोनों होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाया, दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट हमारा होल नंबर आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोज्ड है। देखो 3 और 5 होल नंबर है, 15 रिजल्ट मिला, होल नंबर है, क्लोज्ड है भैया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। चलो अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में देखो भैया, एक 3 रखा, एक 5 रखा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 3/5 आया। 3/5 तो हमारा रेशनल नंबर है, होल नंबर थोड़ी ना है। तो 3/5 होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन में भी नहीं लगती है। तो एडिशन में लगती है एक तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, बाकी नहीं लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन द होल नंबर हमारी ओनली सेटिस्फाइड विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। चलो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। अब इंटीजर्स अगर हम ले, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, या दोनों पॉजिटिव ले लेंगे, कैसे भी इंटीजर्स हम ले लें तो रिजल्ट क्या हमारा इंटीजर मिल रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स जब हमने चेक किए तो एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। -3 + 2 हमने करा, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स है, दोनों को जब हमने ऐड करवाया तो भैया -1 मिला। -1 हमारा क्या है, इंटीजर ही है। इसका मतलब है कि एडिशन में क्लोज होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन में देखो, हमारी सब्ट्रैक्शन में मैंने एक इंटीजर 5 लिया, एक इंटीजर हमने 7 लिया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो रिजल्ट हमारा -2 मिला। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में भी हमारा इंटीजर के केस में क्लोज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर, इंटीजर के केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी सब्ट्रैक्शन में, लेकिन होल नंबर्स के फॉर्म में, होल नंबर्स में हमारी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में देखो, एक इंटीजर मैंने -5 लिया, एक इंटीजर 8 लिया, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो -40 आया। -40 भी हमारा रिजल्ट में इंटीजर ही मिला। दो इंटीजर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इंटीजर ही रिजल्ट मिला। इसका मतलब है कि इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होती है। सिमिलरली डिवीजन में जब मैं करवाऊंगा तो डिवीजन में ही क्लोज नहीं होती, क्योंकि जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है वो -5/7 मतलब रेशनल नंबर मिल रहा है, ना कि इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन में ये हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो इंटीजर के केस में हमारा क्या क्या मिला भैया, हमारे को एडिशन में भी हमारे को क्लोज मिली क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी मिली हमें, सब्ट्रैक्शन के केस में भी मिली, और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपको मिली है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है क्या, बताओ एडिशन के केस में। तो देखो रेशनल नंबर मैंने लिए, एक तो -4/7 लिया और एक 6/11 लिया। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आया -2/77। अभी मैं ये सब सॉल्व करके बताऊंगा कैसे रेशनल नंबर में एडिशन अपन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो -2/77 आया। अब -2/77 क्या हमारा
रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर को मैं सम करवाता हूं तो रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, तो आप कहोगे जी हाँ सर रेशनल नंबर मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि एडिशन के केस में क्लोज्ड होती है हमारी रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करवाते तो क्या रिजल्ट 71 रिजल्ट रेशनल नंबर मिलता है? जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन में क्लोज होती है। मल्टीप्लिकेशन में देखते दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया, रिजल्ट हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में मिला, मतलब इसमें भी क्लोज होती है। और डिवीजन के केस में भी देखते हैं, तो डिवीजन में देखिए हमने क्या किया, इस बार हमने डिवाइड किया जीरो से। देखिए और से करोगे तो आप क्लोज्ड होगे, लेकिन डिवाइड जब आप जीरो से करोगे तो हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब नॉट क्लोज्ड, हमेशा नहीं होती। P डिवाइडेड बाय Q विल नॉट ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। क्लियर है? वैसे तो होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे नंबर्स लोगे ना तो उसके अंदर डिवीजन के केस में आपकी रेशनल नंबर आएगी। लेकिन जब आप देखो जीरो जो होता है, जीरो जो होता है सर वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर आपने रखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 रखा, तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे भैया जीरो से, जीरो भी तो रेशनल नंबर है और 4 भी रेशनल नंबर है, जब आप इनको दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। और नॉट डिफाइंड आने का मतलब है कि यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। और एक इसी केस के अंदर, रेशनल नंबर के इसी केस के अंदर, डिवीजन के अंदर आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं P डिवाइडेड बाय Q विल नॉट ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। बाकी तो होगा लेकिन इस केस में नहीं होगा, इसलिए हम नॉट क्लोज बोलेंगे इसको डिवीजन के केस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में P प्लस Q है तो Q प्लस P के इक्विवेलेंट में होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका अगर P प्लस Q है तो इक्वल होगा भैया Q प्लस P के। ठीक है, एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में P माइनस Q, Q माइनस P के। मल्टीप्लिकेशन के केस में P इंटू Q, Q इंटू P के। P डिवाइडेड बाय Q, Q डिवाइडेड बाय P के, डिवीजन के केस में। ठीक है, इस तरीके से। मतलब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो हमारे जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे अगर हम एडिशन करें तो P को अगर हम नेक्स्ट टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमने P प्लस Q किया, अब हम नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। पहले मैं Q को रख देता हूं और नेक्स्ट हम P को रख देते हैं। तो क्या इनके जो एडिशन, जो हम एडिशन करेंगे इनका, जो इनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? अगर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तो वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, और अगर रिजल्ट में फर्क आ रहा है तो फिर वो नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए हम एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं होल नंबर्स में। होल नंबर में हम एडिशन करते हैं, तो होल नंबर में जब हमने एडिशन किया तो P प्लस Q जो है वो Q प्लस P के इक्विवेलेंट में होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि 3 प्लस 2 अगर हम करें तो 2 प्लस 3 आ रहा है। 3 प्लस 2 जो होता है 5 होता है और 2 प्लस 3 भी क्या होता है हमारा 5 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी एडिशन के केस में, होल नंबर के। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं तो P माइनस Q जो होता है वो Q माइनस P के इक्विवेलेंट में होता है। नहीं होता है यार। 8 माइनस 10 करोगे और 10 माइनस 8 करोगे तो 8 माइनस 10 हमारा -2 आएगा, 10 माइनस 8 करोगे तो +2 आएगा। तो कहाँ से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी सब्ट्रैक्शन के केस में? नहीं लगेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल लगेगी। P इंटू Q, Q इंटू P के इक्विवेलेंट में होगा, क्योंकि 3 इंटू 5 जब आप करोगे तो 15 आएगा, 5 इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी लगेगी। डिवीजन के केस में भी नहीं लगेगी, क्योंकि P डिवाइडेड बाय Q इज नॉट इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय P। 3 को डिवाइड करो 5 से तो 3/5 आता है, और 5 को डिवाइड करो 3 से तो 5/3 आता है। तो 3/5 और 5/3 कहाँ इक्विवेलेंट है? तो ये भी यहाँ पर डिवीजन के केस में ही लगती है। तो कहाँ कहाँ पर लगती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? होल नंबर में आपकी लगेगी, एक तो एडिशन में, ठीक है, और एक आपकी लगेगी मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन में आपकी नहीं लगती, डिवीजन में आपकी नहीं लगती। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते। होल नंबर देख लिया, इंटीजर में देख लेते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर्स हम 2 इंटीजर्स रख लेते हैं, तो इंटीजर्स में भी हमारी P प्लस Q, Q प्लस P रखेंगे हम, तो हमारा ट्रू होगा। एग्जाम्पल्स बिल्कुल हमारी यहाँ पर आपकी लगेगी। सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखो तो सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में फिर से लगेगी इंटीजर के केस में, चाहे आप माइनस लो चाहे प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवीजन के केस में आपकी नहीं लगेगी। आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल्स। वहीं अगर हम रेशनल नंबर्स ले तो रेशनल नंबर में देखो P प्लस Q, Q प्लस P जब आप लोगे तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। रेशनल नंबर के केस में आप देख सकते हो यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में लगेगी। आप कैसे भी रेशनल नंबर्स ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, तो उनके ऑर्डर को चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के अंदर, और डिवीजन के केस में नहीं लगेगी जैसा कि। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो। आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लगेगी, ध्यान रखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्चुअली में ब्रैकेट का गेम होता है। क्या होता है? ब्रैकेट का गेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई नंबर A प्लस B
प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है मान के चलिए, ठीक है। अब मैं फिर से कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो वैल्यू एसोसिएट हो रही है कि अगर मैं इनका सम करता हूँ, इसका सम करता हूँ और इसका सम करता हूँ, तो दोनों का सम क्या इक्विवेलेंट आता है, क्या कोई ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ेगा एडिशन के केस में? तो एडिशन के केस में मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप रख के देख लो, भले ए की जगह कोई वैल्यू रखो, बी की जगह वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, ठीक है, जब आप कैलकुलेशन इनमें परफॉर्म करोगे तो वो इसके इक्विवेलेंट में ही आएगी। तो एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, क्योंकि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और प्लस ए करोगे, और यहाँ पर ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व करोगे। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगती है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एडिशन देखो, p प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर आपने देखा होगा परफॉर्म करवाया कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आपकी लग रही है। सब्ट्रैक्शन के केस में हो ही नहीं सकता हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगे, आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन के केस में बिल्कुल आपका लगेगा, फिर से डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ऐसे सिमिलरली हम इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स के केस में एडिशन में आपकी एसोसिएटिव लगेगी, ठीक है, एडिशन में आपकी एसोसिएटिव लगेगी और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। फिर से मल्टीप्लिकेशन में आपकी लगेगी इंटीजर के केस में और डिवीजन में आपकी नहीं लगेगी। क्लियर है? आप पूरे एग्जांपल्स आप एक बार देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर में अगर हम देखें तो रेशनल नंबर में हम देखेंगे तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म में देखें तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगेगी। आप एग्जांपल्स देख सकते हो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी लगेगी और डिवीजन के केस में नहीं लगेगी। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है। सिमिलरली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में लगती है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी नहीं लगेगी, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं हम। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर 7 है ना, 7 में प्लस करवाओ 0 तो क्या आता है? तो आप कहोगे सर 7 में प्लस करूंगे 0 तो 7 आएगा, या 0 पहले रखो 7 बाद में रखो, 0 प्लस 7 क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a को अगर ऐड करूंगा मैं 0 से तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो a ही आएगा, ये नंबर ही आएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो a प्लस 0 बोलो या 0 प्लस a बोलो, रिजल्ट में आपका क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा, a ही आएगा। ठीक है, b प्लस 0 बोलो या 0 प्लस b बोलो, रिजल्ट में आपका b ही आएगा। तो होल नंबर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में, रेशनल नंबर के केस में अगर हम देखें तो रिजल्ट वो नंबर ही आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर देखो 2 प्लस 0 या 0 प्लस 2 बोलो, रिजल्ट हमारा a ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। -1 प्लस 0 बोलो या 0 प्लस -1 बोलो तो रिजल्ट हमारा ये नंबर -1 ही आ रहा है। 2/5 प्लस 0 बोलो या 0 प्लस 2/5 बोलो, रिजल्ट हमारा a ही आ रहा है, जो नंबर हमने लिया था 2/5 वही आ रहा है। क्लियर है? तो किसी भी नंबर को सर हम 0 से अगर ऐड कराएंगे तो वो नंबर ही रिजल्ट देगा हमें। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को अभी दूर करेंगे। अभी मैंने एडिटिव आइडेंटिटी करवा दिया, अभी एडिटिव इनवर्स करवाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई मैंने कहा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू को 1 से, यहाँ पर देखो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 से प्लस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर हम सर क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है 7 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 से तो रिजल्ट क्या आता है? 7 ही आएगा। या हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराए तो रिजल्ट क्या आएगा? 7। मतलब किसी भी वैल्यू को सर हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? वो नंबर ही मिलता है। मतलब a को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं सर 1 से तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा सर? a ही मिलेगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है? अब ये होल नंबर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में, सब में क्या लगेगा क्या, वो आपको देखना है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो यहां पर देखिए होल नंबर्स अगर हम लें तो a इंटू 1 इज इक्वल टू a होता है क्या? देखिए यहां पर 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे लगती है। इंटीजर्स के केस में देखिए -5 इंटू 1 -5 वो नंबर ही आ रहा है, रिजल्ट में a ही आ रहा है, ठीक है। रेशनल नंबर के केस में देखिए 2/5 प्लस 1, ठीक है, तो 2 प्लस 5/5 और 7/5, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। क्या कर रखा है? मैंने इसको
पूरा सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो c इंटू 1 जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो c इंटू 1 अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो c मैंने कहा कि भाई 2/5 है, मान के चलो 2/5 है, और 2/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे को 2/5 ही आएगा। मतलब वो रिजल्ट ही आ रहा है ना, इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में भी हमारी लगती है। बात आ गई समझ में? कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, देखिए नेगेटिव ऑफ नंबर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए आप समझिए इस चीज़ को। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर +5 है मेरे पास में, अब +5 के साथ में मैं एक ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि मेरा रिजल्ट आ जाए 0। तो आप कहोगे सर +5 है ना, तो +5 के साथ में -5 रख दो तो रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ही परेशानी नहीं है। अब मैंने कहा सर मेरे पास में एक -99 है, तो -99 के साथ में एक ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए 0 आ जाए। आप कहोगे सर +99 लिख दो, +99 रख दो, रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज होती है हमारी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब आपको ये बताता है कि भाई ऑपोजिट वैल्यू रख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको +5 दिया हुआ है, तो इसके साथ में जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो -5 होगा। आपको दिया हुआ है +7/3, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा? अपोजिट, मतलब -7/3 होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। उससे ही तो हमारा रिजल्ट हमारा क्या आता है 0। तो एडिटिव इनवर्स के रिजल्ट में हमारा क्या आता है? एक तरह से 0 आता है। बात आ गई समझ में? तो देखिए यहाँ पर अगर होल नंबर है, तो होल नंबर मतलब a अगर हमने रखा नंबर, तो a का एडिटिव इनवर्स -a होगा, ठीक है। और -a अगर है तो -a का एडिटिव इनवर्स +a होगा, ठीक है। ऐसे b है तो b का एडिटिव इनवर्स -b, ऐसे c का एडिटिव इनवर्स -c होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो +5 है तो +5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा और रिजल्ट में आ जाएगा हमारा 0। ऐसे यहाँ पर इंटीजर्स के केस में भी हम कर सकते हैं, इंटीजर के केस में भी ऑलवेज ट्रू निकलेगा, ठीक है। आप कोई सा भी इंटीजर्स ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल -5 ले लिया तो -5 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? +5 आएगा। ऐसे यहाँ पर आप ले सकते हो 2/5 प्लस -2/5, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो मतलब कुल मिला के होल नंबर्स को जब हम करवा रहे हैं परफॉर्म, तो होल नंबर ही रिजल्ट आ रहा है। इंटीजर्स को कराया तो इंटीजर्स ही रिजल्ट आया, और रेशनल नंबर को जब हमने करवाया तो रेशनल नंबर ही रिजल्ट आया। देखो 0 जो है वो रेशनल नंबर ही तो है, तो 2/5 का एडिटिव इनवर्स -2/5, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, और 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। तो एक तरह से एडिटिव इनवर्स के केस में हमारी ये वेरीफाइड हो रही है चीज़ें, ठीक है। अब रेसिप्रोकल समझते हैं। रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहीं पर भी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? तो रेसिप्रोकल अगर हम कहें, तो मैंने कहा भाई 4 है, तो 4 का रेसिप्रोकल बताओ। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, 4 के नीचे क्या है? 4 के नीचे कौन सी वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 4 के नीचे 1 है, सबका मालिक एक होता है, तो 4 के डिनोमिनेटर में हमारा 1 है। तो 4/1 की अगर मैं बात करूं, 4/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल की बात करूं, तो 4/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। मतलब कुल मिला के आप क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसका रेसिप्रोकल जब हम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। कुल मिला के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। कुल मिला के हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 3/4 है, ये मान के चलो, तो 3/4 का रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना हो तो आप इसको उल्टा कर दो, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है इसके पीछे रीज़न करने का? तो यहाँ पर देखिए, अब समझना मेरी बात। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 3/4 है, क्या है? 3/4 है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है ना सर, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना, तो मैं अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाता हूँ और मुझे बताओ 3/4 इंटू इसके साथ में यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि भाई ऐसी वैल्यू जिसके साथ में कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि रिजल्ट में हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट में हमारा 1 आता है। तो आप कहोगे सर 3/4 को मल्टीप्लाई कर लो 4/3 से, तो हमारा 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट में 1 आ जाएगा। तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 4/3 ऐसे निकलता है। तो हम क्या कर देते, एक तरह से रेसिप्रोकल कर देते हैं।
क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमको ये करना होगा। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो दिस शोज दैट फॉर ऑल रेशनल नंबर्स पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हम कॉमन लेते हैं ना, वही प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई कि यहाँ पर P है और Q प्लस R है, तो अब देखो मैं उसको ओपन करूंगा कैसे कि P को Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, PQ आएगा, और सिमिलरली यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखा, और P को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, PR आएगा। ठीक है, तो PQ प्लस PR ये एक तरह से क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो P होल Q प्लस R का रिजल्ट जो होगा वो PQ प्लस PR आएगा, जैसे कि यहाँ पर। ऐसे ही माइनस में भी हमारा चलेगा, तो माइनस में इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका यूज़ हम क्वेश्चंस को करने में करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको करने के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आपने देखी होगी, नंबर लाइन कैसे होती है। तो एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पर मैंने बना रखी है, तो यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर लाइन मैंने बना रखी है। तो नंबर लाइन जो होती है उसके सेंटर में होता है हमारा जीरो। यहाँ पर देखिए जीरो सेंटर में है। अब जीरो की जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती है ये होती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती है वो होती है हमारी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, जीरो को हम क्या बोलते हैं, तो जीरो को हम बोलते हैं सर ओरिजिन। क्या बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं हम ओरिजिन, ये सेंटर में होता है। तो जीरो हमारा ओरिजिन होता है, जीरो के राइट हैंड साइड में हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम बात करें इन सभी की तो ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी मैं ऐड कर दूं तो ये होल नंबर्स हैं, और ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। बस इस डायग्राम में मैं यही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक लाइन आप बना दीजिए, एरोज बना दीजिए दोनों एंड पे, एंड सेंटर में जीरो रखिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। क्लियर है बात। चलो अब रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो रेशनल नंबर्स को हम कैसे करते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है, सेंटर में हमने जीरो रख रखा है, और इस तरीके से हमने इनको क्या कर रखा है, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब जो रेशनल नंबर्स पे रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं पूरा समझाऊंगा आपको इस प्रोसेस को कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अरे वाह भाई, एक्सरसाइज 1.1 आ गई हमारी। तो एक्सरसाइज 1.1 हम करने जा रहे हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर चलो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है, और अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इन हमारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं इनको अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें देख रखा है मल्टीप्लिकेशन इन दो वैल्यूज़ के बीच में, फिर मल्टीप्लिकेशन इन दो वैल्यूज़ के बीच में, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यू आ रही है क्या। तो आपने कहा सर 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है। मैंने कहा वाह भाई मज़े हो गए, मज़े हो गए। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को साथ में रख सकते हैं और 5/2 को एंड में ले जाते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेना मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी से बताओ। हम कॉमन लेते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जो अभी बताई थी मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और इनका ऑर्डर सेट करना वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात आ रही है समझ में, इनके ऑर्डर को सेट करना मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं कह रहा हूँ इनके ऑर्डर को सेट कर देते सबसे पहले। तो -2/3 इंटू 3/5, ठीक है, फिर नेक्स्ट है -3/5 इंटू 1/6, और ये जो प्लस का 5/2 है ना, इसको अपन ले जाते हैं एंड में, ये ले गया मैं अपना। ठीक है भाई, अब देखो इसमें और इसमें आप देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो आपने कहा -2/3 इंटू 3/5, इसमें आप देखो और इसमें देखो, ये दो टर्म है ना यहाँ पर इस पूरे में। तो इन दोनों में आपने देखा कि इन दोनों में हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है सर 3/5। तो मैंने कहा ये लो 3/5 को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। 3/5 को जब आपने कॉमन लिया तो अब बताओ क्या बचा, ओनली यहाँ पर -2/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया, 3/5 तो हमारा कॉमन आ गया।
हमारा 3/5 तो कॉमन आ गया, तो इस वाले टर्म के अंदर क्या आया, ओनली -2/3। और इस वाले टर्म के अंदर क्या आया, तो आप कहोगे सर 1/6, लेकिन ध्यान रखना यहां पर था -3/5 और हमने कॉमन पॉजिटिव 3/5 रहा, तो इसका जो नेगेटिव साइन है ये इसके पास में जाएगा 1/6 के, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/6। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात, जो ये नेगेटिव साइन है ये इसके पास में जाएगा 1/6, तो -1/6। ठीक है, चलिए +5/2। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए 3/5 है, ठीक है, और यहां पर हम अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो यहां पर हमारा आ रहा है एलसीएम 6 एलसीएम आ रहा है, 3 और 6 का एलसीएम 6 है। अब 6 को 3 से डिवाइड करते 2 टाइम्स आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो -4। ठीक है, फिर यहां पर माइनस है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 1 से तो 1। ठीक है भाई, चलो +5/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3/5 और यहां पर क्या है भाई, एक तरह से इंटू ही है ना, और -4 - 1 कितना होता है, -5 डिवाइडेड बाय 6 +5/2। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लाई, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो 5 से 5 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एक तरह से क्या आ गया यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर है प्लस का 5/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो देखो माइनस, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो 2, और इनमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, -1 + 5, डिनोमिनेटर सेम है तो -1 + 5 एज इट इज लिख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4/2 और 2 2 जा 4। आंसर क्या आएगा भाई, 2 आंसर आएगा। आ गई बात समझ में। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया ये भी आपको लिखना है। तो यहां पर हमने देखो ये यहां पर कॉमन वाला प्रोसेस यूज किया था, तो यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। यहां पर हमने इसका ऑर्डर सेट किया, देखो यहां पर हमने ऑर्डर सेट किया, तो ऑर्डर सेट करना मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया, एसोसिएटिव किया या कम्यूटेटिव। देखो यहां पर मैंने आपको समझाया था, यहां पर अगर आप देखो एक तो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज P + Q + R, ठीक है, इस तरीके की ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है, और एक होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही तो किया था हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किया था ना, ये देखो P + Q + R, ये देखो हमने क्या किया था, एक तरह से इनके ऑर्डर को सेट किया था। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनके ऑर्डर को सेट कर रहे हैं। तो ऑर्डर सेट करना मतलब एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा सर। तो ऑर्डर हमने सेट करा है, बस कॉमन लेने के लिए किया है ऐसा प्रोसेस। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया, और देन फाइंड में बाद में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में 2/5 × 3/-7 -1/6 × 3/2 1/14 × 2/5। तो मेरे फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, और फिर देखते हैं हम क्या है। तो 2/5 और 3/-7 -1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5, ये क्वेश्चन है भैया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो मैंने देखा कि सर मल्टीप्लिकेशन देखो, एक तो यहाँ पर है मेरे पास में है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, यहीं पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि सर मेरा कॉमन कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो मैंने कहा सर कि देखो एक तो ये वाली दे वैल्यू देखो 2/5 × 3/-7, यहाँ पर 2/5 नजर आ रहा है, और एक सर यहाँ पर भी 2/5 आ रहा है। मतलब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम साथ में रख दे तो यहाँ पर कॉमन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करूंगा, मतलब वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। तो 2/5 और 3/-7 ये मैंने रखा, ठीक है, और फिर इसको रखा मैंने प्लस 1/14 × 2/5, और लास्ट में मैंने इस वाली टर्म को रखा -1/6 × 3/2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें लूंगा इस वाली पूरे टर्म में, यहां पर दिख रहा है आपको, इसमें पूरे में मैं लूंगा कॉमन। तो कॉमन मुझे नजर आ रहा है 2/5,
आ रहा है कॉमन 2/5, तो 2/5 अगर कॉमन आ गया तो क्या रिमेनिंग रहा, ये 3/-7। देखो 3/-7 जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो, इसको समझाना चाहूँगा मैं आपको कि 3/-7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से -3/7 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जब भी नेगेटिव साइन होता है तो वो एक तरह से ऊपर चल जाता है। इसका रीज़न मैं अगर देना चाहूँ तो कैसे होता है, देखो ये ऐसा, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते हम, ठीक है। इसका मैं अगर रीज़न देना चाहूँ तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कि 3/-7 है, ठीक है। अब इस माइनस को मेरे को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंस रखने के लिए मेरे को ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या होगा, देखो 3 × -1 क्या होगा, -3, और -7 × -1 कितना हो जाएगा, +7। बात आई समझ में, तो 3/-7 कन्वर्ट हो गया -3/7 में। ऐसे होता है क्योंकि माइनस को माइनस ही काट सकता है, तो -7 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बैलेंस करने के लिए मेरे को ऊपर भी करना हो, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से ही तो कर रहा हूँ। जब भी मैं मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें करूँगा तो मुझे बैलेंस रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, तो ये प्रोसेस यहाँ पर लगता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सर यहाँ पर 3/-7 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -3/7, बात आ गई समझ में, प्लस यहाँ पर देखो 2/5 तो आ ही गया था, रिमेनिंग क्या रहा 1/14, तो मैंने लिखा 1/14, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है माइनस का 1/6 × 3/2, तो मैं इसको भले यहाँ पर सॉल्व कर ही लेता हूँ डायरेक्ट, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/4, तो माइनस का 1/4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/5 और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से 2 टाइम्स आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -6 आएगा, प्लस 14 को डिवाइड करेंगे 14 से 1 टाइम्स, 1 × 1 1 आएगा, और यहाँ पर है -1/4, ठीक है भाई। अब देखो 2/5, ठीक है, इंटू -6 + 1 कितना होगा हमारा -5 डिवाइडेड बाय 14, और यहाँ पर है हमारा -1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 से 5 रिड्यूस होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो 5 से 5 हमने रिड्यूस किया तो ये आ गया हमारा, 5 से 5 हमने रिड्यूस किया तो ये आ गया हमारा -1/7, और यहाँ पर है अपने पास में -1/4, ठीक है। तो 5 से 5 हमने रिड्यूस कर दिया था तो -1 आ गया, और यहाँ पर है हमारा 7, तो -1/7, और ये हो गया अपना -1/4। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे भैया, हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। 7 और 4 का एलसीएम 28, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 × -1 -4, माइनस 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 1 से, तो 7 आएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा -4 - 7 कितना होता है, -11, -11/28। तो रिजल्ट जो आया हमारा -11/28, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा -11/28। क्लियर है बात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेकंड पे सॉरी। तो सेकंड है हमारे पास में, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनका क्या करना है, हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स मैंने लिखना सिखाया था, क्या करते भैया एडिटिव इनवर्स में, बताओ। एडिटिव इनवर्स की अभी मैंने रिवीजन करवाई थी आपको, ये देखिए मैं आपकी सामने स्लाइड रखता हूँ। सारी चीज़ें अगर आप क्या करते हो, देखो ये ध्यान रखना, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है सर, कि कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो उसका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मैंने ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2/8 का है, तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2/8 होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसका नेगेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स -2/8। सिमिलरली -5/9 का एडिटिव इनवर्स +5/9 होगा, पॉजिटिव 5/9। -6/-5, यहाँ पर भैया ध्यान रखने वाली बात है। देखो -6/-5, अब आप सोचोगे सर -6/-5 नेगेटिव है तो पॉजिटिव 6/5 लिख के आ जाओगे, नहीं। यहाँ पर बेटा नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो ये वैल्यू जो है वो 6/5 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -6/5 होगा, ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कर लेना, ठीक है। इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो -6/-5, माइनस से माइनस कट करना है तो वैल्यू हमारी 6/5 में कन्वर्ट हो गई। 6/5 का एडिटिव इनवर्स होता है -6/5, ठीक है। चलिए अब देखो 2/-9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव 2/9 होगा, क्योंकि नेगेटिव में है तो 2/9। ऐसे ही 19/-6 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव 19/9
6। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमारे एडिटिव इनवर्स रखे जाएंगे। तो 2/-9, देखिए पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 2/-9 मतलब -2/9 और -2/9। देखिए -2/9 को क्या बोलेंगे, -2/9, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो 2/-9 मीन्स -2/9, और -2/9 का हमारा एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 2/9 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 19/-6 था, तो 19/-6 को हम क्या लिख सकते हैं, -19/6। -19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, +19/6। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हो। एडिटिव इनवर्स कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरीफाइड डेट -x इज इक्वल्स टू x फॉर फर्स्ट हमारा है x इज इक्वल्स टू 11/15। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई ये माइनस है, तो मैंने कहा यार यहाँ पर हमें वेरीफाइड करना है, तो ये माइनस आ गया, फिर माइनस का x इज इक्वल्स टू x है। अब फर्स्ट हमारे पास में x की वैल्यू 11/15, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 11/15 को पुट करना है। x की वैल्यू 11/15 क्या करनी है, हमारे को पुट करनी है इसके अंदर। तो हम पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस है, ये माइनस है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, फिर x है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 11/15, तो मैंने x की वैल्यू 11/15 रख दी। इज इक्वल्स टू x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर क्या रखना है, 11/15। अब हमें चेक करना है कि भाई LHS और RHS ये दोनों साइड इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्वल है जब तो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, और अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो आपका वेरीफाइड नहीं हो रहा है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको LHS को RHS के इक्विवेलेंट है या नहीं है ये बताना है। तो माइनस और ये माइनस 11/15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 11/15, और राइट हैंड साइड में भी हमारा 11/15 है। तो मतलब इसका मतलब है कि हम कर पा रहे वेरीफाइड, LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है। क्लियर है? सिमिलरली सर मैं फिर से अब करूँगा सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या रखना है हमारे को, अब की बार x की वैल्यू -13/17 रखना है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है, फिर माइनस x इज इक्वल्स टू x, इसमें ही तो आपको वैल्यू रखनी है x की। तो मैंने कहा सर x की अब की बार रखनी है मेरे को -13/17। मैंने कहा ठीक है भाई, तो x की वैल्यू अब की बार रखते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस है, फिर माइनस, और फिर देखो x की वैल्यू रखनी है 13/17 माइनस की, तो यहाँ पर मैं रखूँगा माइनस की 13/17। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट आप चेंज कर दो, इसमें कर दो, क्योंकि अंदर ब्रैकेट आ गया ना इसलिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है -13/17। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन देखो कितने बार है, 1 2 3। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपकी साइन नॉलेज, यहाँ पर करना, नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, साइन नॉलेज। ठीक है, तो साइन नॉलेज कहती है भाई, साइन की नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपका नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात? बस आपको ये देखना है और कुछ नहीं। तो यहां पर आप देखो माइनस माइनस माइनस, और माइनस को काउंट करो, माइनस माइनस माइनस, तो कितने माइनस है, 3 माइनस है। तो अगर नेगेटिव साइन आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, तो वो आएगा -13/17। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, -13/17, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है, हमने बता दिया करके। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं तो आप क्या करोगे, देखो पहले आप करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करोगे नहीं, आप ऐसे मत करो। माइनस अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ पर देखो इस वाले केस में माइनस कितने टाइम था, 2 टाइम था, और 2 क्या होता है, इवन होता है, तो रिजल्ट जो आया था वो पॉजिटिव आया था। देखो यहाँ पर 11/15 पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो ये सिंबल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, साइन नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको क्या निकालने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आपके पास में माइनस का 13, क्या है, माइनस का 13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल, होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, -13 के नीचे क्या है, पहले तो ये बताओ। -13 के डिनोमिनेटर में क्या है, आप कहोगे सर 1 है। मैंने कहा ठीक है,
तो -13/1 का जो हमारा रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर 1/-13 होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या हम नीचे रखते हैं क्या, डिनोमीटर में नेगेटिव साइन रखते हैं? आप कहोगे नहीं सर, तो क्या होगा ये -1/13। ये ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन आपका डिनोमीटर में नहीं होना चाहिए। जब आप आंसर निकालोगे तो नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ही रखना है। क्लियर? और इसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, क्यों नेगेटिव साइन हमारा डिनोमीटर में नहीं होता है, हम कैसे इसको हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब देखो यहाँ पर -13/19 है, जैसे कि -13/19 है, तो -13/19 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका उल्टा कर दो, मतलब 19/-13 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव साइन डिनोमीटर में होता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, तो -19/13 ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, सिमिलरली 1/5 जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो, 5/1, और 5/1 क्या होता है, एक तरह से 5 होता है। क्लियर है? -5/8 इंटू -3/7 इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो ये रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, तो -5 को इंटू करो -3 से, तो क्या आएगा, 15 आएगा, पॉजिटिव 15, और 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, 56। अब इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, 56/15। क्लियर है बात? ये रेसिप्रोकल होगा। ऐसे -1 इंटू -2/5 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 इंटू -2 हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा +2, और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 5, और इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। क्लियर है? अब -1 है तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो ये -1 जो है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव, ये एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो होता है ना वो यही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है इसका वो -1 ही होगा। एक इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही नंबर होता है। तो -1 का जब रेसिप्रोकल निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ निकाल के, -1 का रेसिप्रोकल, तो -1 के नीचे क्या है बताओ, -1 के नीचे 1 है। ठीक है, अब -1/1 का जब आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो क्या निकालोगे, आप कहोगे सर 1/-1 होगा। और 1/-1 का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन हम डिनोमीटर में देते नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा डिनोमीटर, लेकिन नेगेटिव साइन ऊपर चल जाएगा, तो -1/1। तो -1/1 हमारा क्या आ गया, एक तरह से रेसिप्रोकल। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1/1 मतलब -1 ही होता है। तो एक इकलौता नंबर एक ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल ये खुद ही होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तरह से ये देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर क्या करना है, हमारे को प्रॉपर्टी बतानी है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो प्रॉपर्टीज़ का नाम आपको बताना है, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी की, तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 के साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी 1 के साथ में हो तो कौन सी आइडेंटिटीज़ होती है बताइए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a इंटू 1 इज इक्वल टू वो नंबर ही आता है। जैसे 5 इंटू 1 करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है बात? ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो आ रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग रही है, ये आपको ध्यान लेके चलना है। मैं आपको स्लाइड्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/7। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है भाई कोई नंबर a है, a को इंटू कर रहा हूँ मैं b के साथ में, इस इक्वल्स टू b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a के साथ में। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, जल्दी से बताओ। a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे तो करते हैं हम p प्लस क्यू बोलो या q प्लस p बोलो, या p इंटू क्यू बोलो या q इंटू p बोलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया ये सब ढंग से कर लेना, सारी चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो -19/29 इंटू 29/-19। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ रहा है, 1। रिजल्ट में 1 आने का रीज़न मैंने आपको समझाया भी था। रिजल्ट में 1 कब आएगा, जल्दी से बता दो, कब आएगा रिजल्ट? मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पर यूज़ हो रही है इन्वर्स। ठीक है, मतलब जिसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। -19/29 का रेसिप्रोकल कौन है, 29/-19। जब भी तो ये रिड्यूस होके 1 आएगा रिजल्ट, और 1 रिजल्ट में आता है किसमें, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्लियर है बात, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमें प्रॉपर्टीज लिखनी थी बस, और कुछ नहीं करना था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल जो आएगा -7/16 का, उसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 के साथ में। ठीक है, तो एक बात बताओ भैया कि मुझे बताओ रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना होगा, पहले तो ये बताओ। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना होगा? तो आप कहोगे सर -7/16 का रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 16/-7 और 16/-7 डिनोमीटर में -7 आ गया सर, तो नेगेटिव 16/7 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव 16/7, इसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 के साथ में, तो हम लिख लेते हैं। तो 6/13 इंटू आपको करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यही करना है। चलिए तो 6/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 हमने निकाला, -16/7 निकाला। तो 6 × 16 देखो, पहले तो रिड्यूस हो रहा है क्या? रिड्यूस कहीं भी नहीं हो रहा है, तो 6 × 16 कर लेंगे। 16×5 = 80, 16×6 = 96 डिवाइडेड बाय 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा होता है 91, 13 7 91, तो 96/91 ये इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो हमने कर लिया ये। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। बताओ भैया, कुछ भी नहीं हो रहा है यार इसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर? जल्दी से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर भैया? ऑर्डर क्या, ब्रैकेट्स का गेम है यहाँ, तो ब्रैकेट्स का गेम है। देखिए वैल्यू एक ही है, वैल्यू एक ही है। क्या वैल्यू है यहाँ पर? मैं कहूँ तो a है, इनटू फिर यहाँ पर मैं कहूँ तो b है, फिर c है, और यहाँ पर a है, b है, c है। बस ब्रैकेट का गेम है। यहाँ पर b और c के पास में एक ब्रैकेट है यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जल्दी से स्लाइड बता देते हैं आपको, स्लाइड बता देते हैं आपको। ये री ब्रैकेट का गेम किस में होता है? ब्रैकेट का गेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी है? जल्दी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इसको। क्लियर है? तो बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 y और y नॉट। अरे वाह, आ जाओ भैया यहाँ पर। तो देखो आपको क्या बोला है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आपको चेक करना है कि भाई 8/9 जो है ना, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और है तो क्यों है भैया बताओ। तो देखो -1 होल 1/8, तो -1 होल 1/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सर, तो यहाँ पर आएगा 8 1 जा 8 आएगा। -1 होल 1/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 + 9, तो माइनस का 9/8 आएगा। बताओ भाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा। माइनस का 9/8 का अगर हम रेसिप्रोकल देखें, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो माइनस का 9/8 का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो क्या आएगा हमारा? जल्दी से बताओ। माइनस का 9/8 का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगा 8/-9। 8/-9 मतलब -8/9। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि 8/9 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है रेसिप्रोकल वैसे -8/9, तो बताओ कहाँ से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ी ना है इसका। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? -8/9 होगा। आई बात समझ में? तो इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? मैंने कहा नहीं, नो, 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? तो -8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ना कि 8/9। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
आ जाओ। 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 3 1/3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 होल 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 होल 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहोगे 3 3 जा 9 और एक 10/3 आएगा या नहीं आएगा बताओ, 10/3 आएगा। अब 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका? तो मुझे एक बात बताओ, 10/3 आ गया, इसका सॉल्व करा 10/3 आ गया। अब 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ आप। तो 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/10, और 3/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.3। डेसिमल में अगर हम निकला चाहे तो 3/10 क्या होगा 0.3। अब बताओ यहाँ पर 0.3 आ रहा है और क्वेश्चन में आपको दे रखा था 0.3, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्लियर है बात? कोई परेशानी बताओ? ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं जिनके क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, जल्दी से, रेसिप्रोकल नहीं होता है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जल्दी से बताओ, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ऐसे रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। हाँ, जीरो के पास में कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, जीरो जो होता है वो होता है 0/1। तो 0/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, लेकिन 1/0 डिफाइंड नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 0। द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। बताओ ऐसा रेशनल नंबर जो क्या हो उसके रेसिप्रोकल के इक्विवेलेंट हो। बिल्कुल सही है, -1। मैंने आपको बताया था -1 एक ऐसी वैल्यू है, 1 और -1, यहाँ पर आप दो वैल्यू रखना, 1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। तो 1 एंड -1 ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि 1 का आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 आएगा। चलो नेक्स्ट, द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर आपको बताना है जो कि क्या हो, उसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट हो। बताओ भाई, एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट हो, कौन सा होगा? एक ऐसा रेशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट हो, ऐसा रेशनल नंबर बताओ। तो जीरो जो होता है, जीरो का नेगेटिव क्या होता है, जीरो ही होता है। तो जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े, कोई नेगेटिव होता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो जीरो जो है, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, मैंने आपको ये स्टेटमेंट तो पहले ही बता दी, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो कौन कौन से है भाई, 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -5 जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, -5/1। तो -5/1 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/-5। 1/-5 जो होता है वो क्या होता है, -1/5। तो -5 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा -1/5। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x बताइए। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x को उल्टा कर दो तो x/1 आएगा। x/1 बोले तो क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। दो रेशनल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, तो हमने पढ़ा भी था ये आइडेंटिटीज कि दो रेशनल नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो रेशनल नंबर ही आता है, हमने पढ़ा भी था ये। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा भैया, पॉजिटिव ही तो आएगा। रेसिप्रोकल ही तो कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ही तो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन, अरे वाह, एक्सरसाइज 1.2 आ गई हमारे पास में। तो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। किस पे करना है, रिप्रेजेंट करना है
नंबर लाइन पे। तो आपको क्या बनानी पड़ेगी भैया, इसके लिए नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो आपको स्केल लेके आनी है, ये मैंने लिया आया स्केल, और स्केल से आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। कर दोगे भाई लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो मैंने कहा ये लो लाइन ड्रॉ मैंने कर दी लाइन ड्रॉ। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। 19 सेंटीमीटर की स्केल है, तो ये 19 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्केल को मैं साइड में रख देता हूँ, कर दी, ठीक है। अब मेरे को ध्यान रखना है, जब भी मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो एरोज़ मेरे को ज़रूर बनाने, तो मैंने ये एरोज़ भी बना दिए। अब देखो क्या करना है आपको, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम 7/4 को रिप्रेजेंट करना। मैंने कहा कि भाई 7/4 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू नंबर लाइन में जीरो के राइट हैंड साइड में आएगी या लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो आप कहोगे सर जीरो के राइट हैंड साइड में आएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जीरो के राइट हैंड साइड में आएगी। तो जीरो के राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं क्या करूंगा, जीरो को यहाँ रख लूंगा। देखो जीरो का ठेका नहीं है कि जीरो मिड में ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये नंबर लाइन एक्सटेंडेड है, कहीं पर भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों साइड में एरोज है, एंड पॉइंट नहीं है इसके। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जीरो को यहाँ पर भी रखते हो तो वो एक तरह से सेंटर में ही है जीरो। हालांकि आपको दिख नहीं रहा है ये सेंटर में है क्या, लेकिन ये एक तरह से सेंटर ही है, ठीक है। तो जीरो को आप कहीं पर भी रखो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रट के चल जाओ, जीरो हमेशा हमारा सेंटर में होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जीरो को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। अब क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे पास में जो कॉपी होती है, रजिस्टर होता है, तो एक लिमिटेड साइज़ का होता है। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा हमारे को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हमें दिक्कत आती है एडजस्ट करने में। तो हम क्या है, जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू को हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर लो, जीरो को इधर ले लो और इधर साइड में अपने को राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करने की स्पेस मिल जाएगी। इसलिए मैं ये प्रोसेस लगा रहा हूँ। अब देखो हमें क्या करना होता है, ये जैसे 7/4 है, तो 7/4 के डिनोमिनेटर में हमें देखना है 4। ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, ये आपको पार्ट बताएगा। क्या बताएगा, ये आपको बताएगा पार्ट। इतने इतने पार्ट्स लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये पार्ट है एक तरह से, ठीक है। चलो, तो मैंने जीरो को एक तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। अब आपको क्या करना है, आपकी स्केल को यहाँ रखना है। अब आपको जितना भी यूनिट लेना है, आप जितना भी यूनिट लेना चाहते हो उतना उतना लेके चलो। आप स्केल से जैसे 2 सेंटीमीटर का यूनिट लेना चाहते हो 2 का ले लो, 1 का लेना चाहते हो 1। मैं 1 यूनिट का ले रहा हूँ। और देखो जितने पार्ट है उतने पार्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर कितने पार्ट है टोटल नीचे होंगे डिनोमिनेटर में 4 पार्ट है, तो मैं 4 पार्ट बना रहा हूँ। ध्यान रखना, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 और ये 4 हो गए 4 पार्ट। अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा किसको, यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा मैं जीरो के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन आता है, 1 आता है। तो यहाँ मैं 1 को करूँगा, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा 2 को। जीरो के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में मैं 2 को रिप्रेजेंट करूँगा, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3 को। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो हमने मार्किंग कर दी एक तरह से, अब इसको हटा देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आएगा हमारा 1, हमने 1 पुट कर दिया। फिर 1 2 3 4 पार्ट हो गए, यहाँ पर आएगा हमारा 2। फिर 1 2 3 4 पार्ट हो गए, यहाँ पर आएगा हमारा 3। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 7/4 को करना है। तो 7/4 हमारा कहाँ पे आएगा, तो देखो अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो 7/4, तो 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7 कहाँ पे आएगा, तो देखो ये 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/4 हमारा यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो कि हमारा 7/4 यहाँ पर आएगा। ठीक है बात, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, भाई यहाँ पर 4 है 5 6 7। ठीक है, तो 7/4 को हमने रिप्रेजेंट कहाँ पर किया, यहाँ पर किया। अब 7/4, अब देखो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 7/4 है, तो 7/4 को जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, तो 7/4 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हो, 4 1 जा 4 और 3/7, ऐसा ही होता है। बताओ भाई, ऐसा ही होता है। तो 1 जो है ये होल पार्ट है और 7 का 3 पार्ट है, ऐसा ही बोल रहा है ना कि भाई 1 तो होल पार्ट हो गया और 3/7 है। तो देखो 1 0 से लेके 1 तक तो आप आ गए पूरा होल पार्ट, और ये 3/7, 7 में से 3 पार्ट, तो 1 2 3 थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आ गया। तो यहाँ पर आ गया 7/4। ऐसा प्रोसेस होता है यहाँ पर। कोई दिक्कत है, अरे सॉरी, यहाँ पर 4, 7 में से 3 पार्ट कहाँ से, यहाँ पर 4 आएगा। जब भी मैं सोचूं यहाँ पर 4, तो 4 1 जा 4, 7/4, तो ये 1 होल पार्ट आ गया हमारा और 3/4 पार्ट, 1 2 3, ये 3/4 पार्ट आ गया, तो 7/4।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को भी हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए फिर से हम क्या कर लेंगे भैया, फिर से हम बनाएंगे अपनी नंबर लाइन। कैसे बनाएंगे देखना, ये ली दी मैंने नंबर लाइन यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ पुट, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर है मेरे पास में। यहाँ पर मेरे पास में 0 है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक मिनट रुको, पहले हम मार्किंग वैसे कर देते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके एरोज़ बना देता हूँ। बना दिए एरोज़। अब पहले तो आप ये देखो, सेकंड वाला जो क्वेश्चन करना है -5/6, ये वाला जो क्वेश्चन था ये 7/4 रिप्रेजेंट करने का था। ये वाला क्वेश्चन है -5/6 रिप्रेजेंट। तो -5 नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो नेगेटिव वैल्यू बताओ राइट हैंड साइड में आएगी या लेफ्ट हैंड साइड में आएगी 0 के? तो आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस बनाने के लिए अब मैं 0 को यहाँ रखूँगा, ध्यान रखना। अब की बार मैंने 0 यहाँ रखा है, आ गई बात समझ में? अब की बार 0 मैंने कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। चलिए ठीक है सर, 0 यहाँ रखा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सही ढंग से इक्वल, ये 19 को मैं रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया 19। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बनाऊँगा स्पेस, देखो 1 सेंटीमीटर के। और यहाँ पर देखो आप कितने कितने पार्ट बनाने, तो आपने देखा यह 6 है सर, डिनोमीटर में 6 है। 6 है, इसका मतलब है कि 6 पार्ट्स बना लेके चलने हमारे को। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरा 1, क्लियर है। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा मेरा 2। फिर इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। मैंने कहा -1 आएगा, सॉरी 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं हम, तो -1 आएगा। अब -5/6 प्रेजेंट करना है हमें, तो -5/6 कहाँ पर आएगा, 0 1 2 3 4 5। -5/6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर -5/6, क्लियर है। तो -5/6 हमारा यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। अगर क्वेश्चन आपको कहता कि बताओ भाई -10/6 रिप्रेजेंट करो, तो कहाँ पे आता, तो आप कहोगे सर -10/6 आएगा, 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर होता हमारा -10/6, क्लियर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। मैं मानूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से नंबर लाइन का आ गया, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्रोसेस लगाएंगे कि सर हमें क्या बनानी होगी, नंबर लाइन बनानी होगी। हम स्केल ले आते हैं अपनी और क्या करते हैं, नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस चलाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एरोज़ बना दिए। एरोज़ बनाने के बाद में आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ है सर, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में मैं 0 को रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा स्पेस आ गया, अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पर पार्ट्स देख लीजिए कितने कितने हैं, डिनोमीटर में हमारे 11 है, तो 11 है तो सर पार्ट्स हमारे क्या बनेंगे, 11 के पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी हो गया जहाँ तक भी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आया था हमारा, ठीक है। फिर और आगे चलेंगे हम 1 2 3 4, लेकिन हमारा काम यहाँ तक हो ही जाएगा क्योंकि सब 11 से कम ही है, -2 -5 -9, तो 11 से कम ही है ना, तो इतना काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब हम मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पर मार्किंग करनी होगी हमें, ठीक है। तो मार्किंग हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले -2/11 करना है, तो ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा, ध्यान रखना, -1 0 और फिर -1, ठीक है। तो -2/11 करना है, तो 0 1 2 यहाँ पर होगा हमारा -2/11, या मैं कह सकता हूँ -2/11, ठीक है। फिर 5 2 यहाँ पर आ गया, 3 4 5 यहाँ पर होगा हमारा -5/11, -5/11,
11। फिर क्या करना है, -9/11, 6 7 8 9 10 11, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ होगा भैया 11, ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -1 यहाँ लिखो आप, यहाँ होगा -1, ठीक है। तो 5 आ गया, 6 7 8 9, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 ही करना था ना, -9/11, तो -9/11, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, कितने भी रेशनल नंबर्स लिखने को बोल दें तो आपको एक तरह से रेशनल नंबर्स फाइंड लिखने हैं और स्मॉलर देन 2 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 को लिखने का एक तरीका, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक वैलिड जो सही तरीका है वो आप ध्यान रखना। देखो जो स्मॉलर देन 2 है, तो मैंने कहा सर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 को मैं क्या, बताओ मुझे एक बात बताओ, 14/7 लिख सकता हूँ, मुझे एक बात बता दो, क्योंकि 7 2 जा क्या होता है 14 होता है, तो क्या मैं 2 को 14/7 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी हाँ सर। फिर आप कहोगे सर 12/6 भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, 12/6 भी लिख सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फिर एक बच्चा कहेगा सर 18/9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर एक और बच्चा कहेगा सर 24/12 भी लिख सकते हैं हम तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्वेश्चन है इसके सब स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स होंगे। जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका अपने बुक से मैच होगा आंसर, या आपके टीचर से मैच होगा, या आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मैच करवा रहे हो, नहीं, यहाँ पे सबके आंसर्स अलग अलग निकल सकते हैं, कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा सर मैं 14/7 ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है कुछ भी ले लो, जैसे 14/7 लिया, मतलब मैंने माना कि भाई 14/7 है, जो 2 है वो एक तरह से 14/7 है। अब 14/7 इसने क्या बोला, 2 से अपने को स्मॉलर नंबर चाहिए, तो 14/7 से एक तरह से स्मॉलर नंबर चाहिए, तो स्मॉलर नंबर कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो स्मॉलर देन 5 कौन कौन से होंगे बताओ 14/7 से, तो आप कहोगे सर 13/7 होगा, फिर नेक्स्ट 12/7, फिर नेक्स्ट 11/7, नेक्स्ट 10/7, नेक्स्ट 9/7, ठीक है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अपने को कितने पूछे, 5 रेशनल नंबर्स पूछे, तो हमने 5 रेशनल नंबर्स का सेट बना दिया। क्लियर है बात? अब आप कह रहे हो कि सर आपके फ्रेंड ने किसी ने लिया 24/12, मैंने कहा 24/12 लिया किसी ने, 2 को एक तरह से 24/12, तो अब 24/12 का जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 23/12, फिर 22/12, 21/12, 20/12, 19/12। कितने रेशनल नंबर हो गए, 5 हो गए। ये 5 रेशनल नंबर का सेट बन गया हमारा, विच इज लेस देन 24/12, मतलब विच इज लेस देन 2। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि -2/5 और 1/2 के बीच में हो। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स? नहीं फाइंड कर सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा रेशनल नंबर्स जो भी डिनोमिनेटर हैं उनको इक्विवेलेंट करना। जब हम इक्विवेलेंट हम उनको कर देंगे, उनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर देंगे, तो फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उनके बीच में रेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या है, -2/5 है, और यहाँ पर है हमारे पास में 1/2, -2/5 एंड 1/2, इनके बीच में हमारे को रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले मैं इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 आएगा। तो मैंने 10 करने के लिए मैंने क्या किया भाई, 10 करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 5 को इसको 10 करना है हमारे डिनोमिनेटर, तो 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 को 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो कितना आ जाएगा, -4, और नीचे डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा, 10 हो जाएगा, 10 डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऐसे 1/2 के लिए करेंगे तो 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे +1 से, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो -4 के इधर कौन आएगा,
राइट हैंड साइड में आप कहोगे सर -3/10। फिर कौन आएगा -2/10, फिर -1/10, फिर कौन आएगा फिर आएगा -1 के बाद में 0/10, फिर आएगा 1/10, फिर 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है 5/10 तक निकालने थे। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, लेकिन आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही निकले, ठीक है। अब अपने को तो 10 चाहिए थे लेकिन 8 ही निकले। 8 निकलने का रीज़न है कि सर इनके बीच में एक्चुअली में क्या है, गैप कम है। अब गैप को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो पहले तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा होता है। तो क्या करेंगे हम, गैप बढ़ाने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी नंबर से। तो इनको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाइड कर दो, किसी भी नंबर से। तो मैंने कहा कि यार 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, या सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, जब भी आपको गैप ज़्यादा बढ़ाना हो ना, तो हमेशा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हो। 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, जैसे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 हो जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। तो आप क्या करो, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 × 10 कितना हो जाएगा, -40, और 10 × 10 100। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 50/100। अब इनके बीच में बहुत सा गैप हो गया, आप खुद देख लो। तो -40 के इधर कौन आएगा, इधर कह रहा हूँ मैं, तो -39/100 आएगा। फिर -38/100, कुछ भी लिख सकते हो अब तो, 50/100, 1/100 भी ले लो, 2/100, कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिखने, ये लो -38, -37 ले लो, ठीक है। माइनस का आप इनसे कम लेना, मतलब -39 ले लिया आपने, -38 ले लिया, -37, -31 ले लो, -25 ले लो, -1/100 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ वैसे तो -37/100, -36/100, -35/100, -34/100, -33/100, -32/100, -31/100, -30/100। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। तो ये एक तरह से हमारे क्या निकल गए, रेशनल नंबर्स निकल गए, जो कि क्या है -2/5 और 1/2 के बीच में है। क्लियर है बात। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने इनके बीच में, 2/3 एंड 4/5। सेकेंड है -3/2 एंड 5/3। थर्ड है 1/4 एंड 1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 2/3 एंड 4/5। तो यहाँ पर आप देखो कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्विवेलेंट है क्या। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हमने देखा, तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट नहीं है। तो डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट। जब भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो हमने देखा डिनोमिनेटर हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 जो आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। अब 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई, 15 को करो डिवाइड 3 से, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आएगा, 10/15। ऐसे 15 को डिवाइड करोगे 5 से 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा, 12/15। अब इनके बीच में आपको क्या निकालने, रेशियो नंबर। अब इनके बीच में देखो गैप कम है बहुत, 10 के बाद में 11/15 और फिर 12, एक ही रेशनल नंबर आ रहा है। तो आपको तो कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो इनके बीच में गैप बढ़ाओ। मैंने क्या कहा था आपको भाई, मल्टीप्लाई करना किससे, 10 से अच्छा होता है, क्योंकि 10 से अपना गैप अच्छा आ जाता है, ठीक है, ज़्यादा आ जाता है, और 10 से ईजी भी होता है। तो 10 × 10 कितना होता है, 100/150, और यहाँ पे हो जाएगा 120/150। अब इनके बीच में आप निकाल सकते हो कितने भी, क्या आएगा बताओ, 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। ये आ गए 5 रेशनल नंबर। अपने को 5 ही फाइंड करने थे, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड क्या है हमारे पास में 5/3। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम एलसीएम ही लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। आ गया 6।
अब क्या करेंगे भाई, 6 है तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने टाइम्स 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस का 9 अपॉन 6, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 आएगा, 10 अपॉन 6। अब इनके बीच में हमारे को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो इनके बीच में गैप है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 5 का आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -9 अपॉन 6, फिर यहाँ पर कौन आएगा, -8 अपॉन 6, फिर -7 अपॉन 6, -6 अपॉन 6, -5 अपॉन 6, -4 अपॉन 6। ये हो गए 5 रेशनल नंबर। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है हमारे पास में, 1/4 एंड 1/2, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बताओ भाई डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 4 and 2 लोगे, और 4 and 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा 4 या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखो 4 को डिवाइड करोगे 4 से 1 टाइम्स आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आएगा, तो 1/4। सिमिलरली 4 को डिवाइड करोगे 2 से, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में रेशनल नंबर है ही नहीं है। अपने को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करो भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको हर बार 10 से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 10/40 और ये हो जाएगा 20/40। अब इनके बीच में रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा बताओ, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40। इस तरीके से आपका क्या बन जाए, एक सेट बन जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर देन नंबर आपको निकालने 5 रेशनल नंबर्स। तो मैंने देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अपन ने 2 वाला किया था ना। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। यहाँ पर स्मॉलर देन 2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 -2 निकालना है। तो इस क्वेश्चन का भी वही प्रोसेस लेंगे अपन। क्या करेंगे, -2 को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। तो मैंने कहा सर -14/7 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो -2 होगा। सिमिलरली -2 को अब आप कहोगे, कोई कहेगा -24/12 ले लो सर, ठीक है, तो -2 आएगा। कोई कहेगा सर -18/9 ले लो, ठीक है, तरह तरह के आंसर। तो भाई हम कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलो अपन ने ले लिया -14/7, ये मान के चलते हैं, इस बार भी -14/7 ले लेते हैं। तो -14 मैंने 7 लिया -14/7। तो अब आपको क्या करना है, देखो -14/7 से ग्रेटर जाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी। यहाँ पर हम क्या गए थे, स्मॉलर गए थे। 14/7 से हमने स्मॉलर लिए थे। स्मॉलर नंबर कौन आएंगे, 13/7, 12/7, ये स्मॉलर थे या नहीं थे। अब आपको ग्रेटर जाना है यहाँ पर, तो ग्रेटर के लिए आप क्या करोगे बताओ, नेगेटिव। देखो ऐसे नंबर लाइन होती है, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा आप। तो ये ऐसे नंबर लाइन होती है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है हमारे पास में, मान के चलो यहाँ पर सेंटर में 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, -1, -2, -3। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि आप नेगेटिव वैल्यू पे हो, जैसे यहाँ पर हो, ठीक है, अब आपको इससे ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, -3 से ग्रेटर वैल्यू जानी है, तो आप कहाँ जाओगे, राइट हैंड साइड में जाओगे या नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, तो बताओ -3 और -2 में कंपैरिजन करें तो कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर -3 और -2 में -2 बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, क्लियर है। ऐसे ही -14/7 से हमारे को ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर निकालने हैं, तो हम -14/7 से इधर जाएंगे, मतलब -13/7 आता है पहले, फिर -12/7, फिर -11/7, मेरी बात समझ पा रहे हो, फिर -10/7, फिर -9/7, ठीक है। ये 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे, आपने कर ली, ठीक है। इधर मत जाना, ऐसा नहीं कि आप -15/7 करने लग जाओ, -16/7 नहीं, ग्रेटर जाना है तो आप इधर आओगे। ये मैंने आपको नंबर लाइन पे समझा दिया। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन 7th है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो फिर से ये रेशनल नंबर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अपने क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो इक्विवेलेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3/5 एंड 3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज कितना आएगा बताओ,
वो आएगा हमारा 12। आ गया 12। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करना है ना हमें, तो 12 को डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 5 और 4 है ना, 3 और 4 नहीं है, मैंने 5, हाँ एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। अब 20 को डिवाइड करिए 5 से तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। 4 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो कितने टाइम्स आएगा, 12। 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 20। और ऐसे ही 20 को 4 से डिवाइड करिए 5 टाइम्स, 5 को इंटू करिए 3 से, 15 अपॉन 20। आई बात समझ में। अब इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 12 अपॉन 20 और 15 अपॉन 20। तो इनके बीच में 10 रेशनल नंबर तो आएंगे नहीं, तो आपको गैप बढ़ाना होगा। गैप बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा हमेशा 10 से मल्टीप्लाई, गैप बढ़ाना है तो ठीक है। तो इनके बीच में आपके रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 200, ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 200 हो जाएगा। अब इनके बीच में हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 120 के इधर कौन आएगा, 121 अपॉन 200, फिर 122 अपॉन 200, 123 अपॉन 200, 124 अपॉन 200, 125 अपॉन 200, 126 अपॉन 200, 127 अपॉन 200, 128 अपॉन 200, 129 अपॉन 200, 130 अपॉन 200। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेशनल नंबर्स हो गए हमारे। तो 10 रेशनल नंबर्स अपने को फाइंड करने थे, 10 रेशनल नंबर्स हम निकाल चुके हैं। क्लियर है बात, अपना वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने, अब हर एक चैप्टर की मैं वन शॉट रिवीजन बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि आप एक बार में मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं हो। उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी होगा, उसके अंदर अपना पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी होंगे, सारे टाइप के हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।